हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 4 है। इसमें हम कॉम्प्रीहेंशन के अपने पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। अर्थात इस पार्ट में हमारा 2011 का न केवल कॉम्प्रीहेंशन का पूरा पेपर कवर हो जाएगा, बल्कि 2012 के भी कई सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 4 है, अर्थात कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 4 श्री आईएएस एकेडमी का। आप में से कई सारे लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को देख लिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके से करना चाहिए, उसमें हमें अपनी समझ को कैसे डेवलप करना है। क्लियर? लेकिन आप में से जिन लोगों ने अभी तक लेट्स क्रैक सीरीज के मतलब को ना समझा हो, या जो लोग पहली बार आए हों, तो उनको पता होना चाहिए कि हमने लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत कई सारी सीरीज को शुरू किया है, जो कि 27 मार्च से शुरू हो चुकी हैं। उसमें हमने, आपको पता है कि प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें 2000 टॉपिक लगभग कवर होंगे। साथ ही करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज चल रही, जिसमें प्रतिदिन हम आपको एक महीने का करंट अफेयर्स अपने 3 पार्ट में कवर कराते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज चल रही, जिसके अंतर्गत हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। क्लियर? अंतिम है हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज। अर्थात सीसेट में जैसे कि आप देख रहे हो कि एक कॉम्प्रीहेंशन है, इसी तरीके से हम आपको रीजनिंग कराते हैं और साथ ही बहुत जल्द आपकी मैथ भी शुरू होने वाली है। क्लियर? तो अब हम अपने आज के कॉम्प्रीहेंशन की शुरुआत करते हैं, ताकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो आप देख रहे हैं डे 4 है, ये है आपका 2011 का यूपीएससी का पेपर। ऐसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, यहाँ पे आपका बुकलेट नंबर होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ए मिले और आपके क्लासरूम में बैठने वाले सबको ए मिले। होता क्या है कि पहले वाले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी, ऐसे ही क्रम में मिलता है। क्लियर? यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है और आपको पता होना चाहिए कि इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 100 नहीं आते, 80 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? आप अगर इसमें 27 सही कर लेते हैं तो आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। क्लियर? चलिए, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद आज हमारा जो पैसेज है 52 से हमें शुरू करना है। ऑलरेडी हमने 47 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी में मैथ थी तो इसलिए हमने उनको अवॉइड किया। हम सिर्फ पैसेज के ही पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? इंग्लिश का हमें अभी पढ़ना नहीं है, हम यहाँ पे हिंदी से शुरू करते हैं। तो आप में से सब लोगों को पता है कि सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर हम इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप लोग कह रहे होगे सर आज आप फिर उल्टा बोल गए, तो बिल्कुल सही कहा कि हम सबसे पहले आज प्रश्न पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, प्रश्न क्या है? लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। अब आप में से कई सारे लोगों ने ऑप्शन देखा होगा, केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो वन ना ही दो। आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने आपको एक ट्रिक्स क्या बताई थी कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हों, उसमें आपको लास्ट में ना तो वन ना तो दो दिया हो, तो 99% चांस होते हैं कि यही सही होगा, नहीं तो सिंगल डिजिट में कोई एक सही होगा। दोनों सही हो ये काफ़ी रेयर होता है। क्लियर? तो इतना तो आप समझ गए, यानी कि आपको मोटे तौर पर एक कंफर्म हो गया है कि 80% क्वेश्चन ये सही हो सकता है, 2% क्वेश्चन ये सही हो सकता है, 9% क्वेश्चन आपका ये सही हो सकता है और 9% ये। समझ गए? आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? जब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, वयस्क समाज उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं करता। मोटे तौर पर नहीं समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है कि अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या समाज चुप रहेगा? नहीं, समाज चुप नहीं रहेगा, समाज अपनी ओर से आंदोलन करेगा। और यहाँ पे क्या है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। भाई कुछ तो की जाती होगी, ये बात अलग है कि वो सरकार के खिलाफ ना करते हों, हो सकता है कि वो अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू कर देते हो, तो ऐसे वो प्रोविजंस कर सकते हैं। क्लियर? जब ऐसे कर सकते हैं तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया ना। समझ गए? यानी कि पहला तो गलत हो गया, अर्थात सी भी हमारा गलत हो गया। अब देखो ये आपकी ट्रिक्स देखो काम आ रही है। दूसरा, देश में शिक्षा का अधिकार विधि के रूप में
परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब देश में एजुकेशन के जो राइट को है वो कानून के माध्यम से बदला नहीं जा सकता। तो आपको अच्छे से पता है कि कानून के अंतर्गत ही तो शिक्षा के अधिकार को लाया गया है, और कानून के अंतर्गत जब नहीं था तब भी तो शिक्षा दी जाती थी। तो मतलब क्या है कि इसे परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे भी ये निगेटिव वर्ड दिया है, तो हमारा बी भी कट हो गया। हमारा आंसर आ गया डी, ना तो 1 ना ही 2। लेकिन आ तो गया, बट एग्ज़ाम हॉल में डर रहता है कि सच में ये ट्रिक सही ही है। तो हम क्या करेंगे, जब ये सही हो जाएगा ना, देखो वहाँ पे तो आप जल्दी से करने लगोगे। अभी यहाँ पे समय इसलिए लगता है क्योंकि हम आपको पढ़ के बताते हैं, धीरे धीरे पढ़ के बताते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। लेकिन वहाँ पे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप देख के ही कर दोगे। अब आप क्या करोगे, फटाक से तुरंत क्वेश्चन के पैसेज को पढ़ोगे, और जब पैसेज को पढ़ लोगे आपकी ये बातें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, देखो। अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, ये तकलीफ भरा प्रश्न है कि क्या यह अधिकार केवल कागज़ तक सीमित रहेगा अथवा वास्तविकता का रूप ले सकेगा। ये याद दिलाने की शायद ही ज़रूरत है कि यह अधिकार संविधान में प्रतिष्ठापित अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि इसका लाभार्थी कोई 6 वर्षीय बच्चा बच्ची ना तो इसकी मांग कर सकती है, ना ही इस अधिकार से वंचित होने तथा इसका उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। सभी मामलों में वह वयस्क समाज ही है जिसे बच्चे की ओर से कार्रवाई करनी होगी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चे की ओर से कार्रवाई करनी होगी। यहाँ पे क्या है कि कोई कार्रवाई नहीं करता, मतलब अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो लेखांश ये क्यों कहेगा कि वयस्क समाज को आगे आना चाहिए। कहने का मतलब वो करता है कार्रवाई, इसीलिए उससे कहा जा रहा है कि भाई साहब आप आगे आइए। दूसरी विलक्षण बात यह है कि जब किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तो बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा ना तो पर्याप्त ना ही प्रासंगिक हो सकता है। ऐसा इसलिए, देखो बाकी आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है, ये आपके किसी काम का नहीं है। ऊपर से ही आपको समझ में आ गया कि एक तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अब कानूनी रूप ले चुका है, मतलब देश में शिक्षा का अधिकार विधि के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परिवर्तित का मतलब बदला नहीं जा सकता। तो आपको अच्छे से पता है बदला जा सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब 6 वर्ष का दिया गया है तो इसे 14 वर्ष तक किया गया है। आप पढ़ते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको 21 का के अंतर्गत भी एजुकेशन है, आपका 45 आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी है, और आपका 51 का में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें भी है। किस आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट किया गया है? 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट के तहत 3 जगह पे एजुकेशन को ऐड किया गया। समझ गए? यहाँ पे क्या है, 21 का में 21 का में है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे, क्लियर। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम। अब इसको याद जानते हो कैसे रखना है, ऐसे याद रखा करो। 4-5 यहाँ पे है तो 4-5 क्या है, 6 से छोटे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि 6 वर्ष से कम बालकों के बच्चों के लिए, क्लियर। यहाँ पे क्या है, 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता की ड्यूटी है, क्लियर। यहाँ पे 0 से 6 है, यहाँ 6 से लेके 14 वर्ष। अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा कुछ बोल दिया था, यहाँ 6 से 14 है, और यहाँ पे क्या है, ये जो 6 से 14 है ये माता पिता की ड्यूटी है। तो आप ये खैर पॉलिटी में पढ़ाएंगे इन सारी चीज़ों को। तो आपने यहाँ से ये चीज़ें समझ ली कि अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन दोनों के दोनों गलत हैं। एक तो निगेटिव दिया था, दूसरा ये कोड था, इसलिए हमारा आंसर सही हो गया। तो अब आपका दोनों तरफ से क्रॉस चेक हो गया। अब जब क्रॉस चेक हो गया तो आप कंफर्म हो गए कि हाँ हमारा डी ही ऑप्शन इसका सही है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा लेखांश के अनुसार बालिकाओं की शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं क्या हैं। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो। परंपरागत का मतलब कि जो समाज के द्वारा, जो माता पिता के द्वारा, जो परिवार के द्वारा, जो गांव के द्वारा, जो शहर के द्वारा, या जो उनकी पीढ़ियों के द्वारा बनाई हुई बाधाएं हैं वो। समझ गए? अब इतना जब आपने मोटी बुद्धि लगा ली तो अब आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बताऊँ, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो यहाँ ऑप्शन आप चेक कर लिया करो। ऑप्शन चेक करना है, 1 2 है, 2 3 4 है, 1 3 4 है, 1 2 3 4, मतलब चौथे को हम चेक कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सर चौथा ही क्यों बोलते हो, क्योंकि देखो 1 2 चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 2 चेक करोगे
तो आपको 3-4 करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3-4 सब में, तो या तो आप 3 को पहले चेक कर लो, तो 3 को हम चेक करते हैं तो पता चल जाएगा क्या होगा। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध पूर्वाग्रह, बिल्कुल सही बात है। आप हमेशा पढ़ते आए हो ना कि बालिकाओं को लेकर ये माना जाता है कि वो तो सिर्फ किचन में काम करने के लिए बनी हैं, वो पढ़ाई के लिए नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी उपयुक्त नहीं है या उस बुद्धि में उतनी परिपक्वता नहीं है। ये परंपरागत सोच है। जैसे आप में से ही कई सारे लोग आईएएस की तैयारी करने आई होगी यहाँ पे, तो आपके समाज के कुछ लोग, सो कॉल्ड्स आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, वो क्या कहते होंगे, अरे इसकी शादी करा दो, अब इतनी बड़ी हो गई है, अब इसका ब्याह करा दो, आईएएस बन के क्या करेगी, हमारे पूरे गांव से नहीं बना है, और जब तू आईएएस नहीं बन पाए तो तेरी बेटी क्या बन पाएगी। मतलब ये तुलना कर दी जाती है कि परंपरागत पीढ़ियां ऐसी तुम्हारी रही हैं, वो लोग कहीं पे लेबरी का काम करते रहे, वो लोग खेती किसानी करते रहे, तो तुम्हारे बच्चे कलेक्टर का सपना नहीं देख सकते, या तुम्हारी बच्ची के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। बेटा होता तो एक बार सोचा भी जा सकता था। ये जो कॉन्सेप्ट है ये परंपरागत है। तो आप समझ गए, बिल्कुल सही बात आप ये कह रहे हो कि हाँ ये तो परंपरागत का लक्षण है। तो हमने देखा तीसरा सही हो गया, मान लिया। तो हमारा बताइए क्या है, दूसरा अपने आप ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन गलत हो गया तो हमारे पास क्या क्या बचा, सॉरी पहला गलत हो गया, तीसरा सही है ना, तो दूसरा हमारे पास बचा, दूसरा बचा हमारे पास, तीसरा बचा और चौथा बचा। अब यहाँ पे एक बात देखो, क्या कि 3 तो है, 4 भी है, मतलब 4 अब हमें नहीं पढ़ना है, समझना, 4 हमें नहीं पढ़ना है। एक को बस चेक कर लें, अगर एक पता चल जाएगा तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि कौन सा हो सकता है। तो एक को चेक करते हैं। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता। मतलब कि माता पिता जब अपने बच्चों को एजुकेशन के राइट से दूर रखते हैं तो वो बच्चे कानूनी रूप से लड़ाई लड़कर अपने आप को एजुकेशन की ओर उन्मुख नहीं कर सकते। हमें नहीं पता ये सही होगा गलत होगा, बट लगता है कि हाँ ये रियलिटी तो है कि हम उस समाज से कैसे लड़ेंगे, वहाँ के लोगों से कैसे लड़ेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ये सही हो सकता है, मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं, क्लियर। दूसरा, समाज में बालिकाओं की भूमिका के विषय में रूढ़िवादी सोच, बिल्कुल सही बात है, ऊपर नीचे दोनों एक से मिल रही हैं लाइनें। तो दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, क्लियर, दूसरा भी सही है। अब देखो सी में क्या दूसरा है, नहीं है। बी में था तो बी तो कट गया पहले, सॉरी बी नहीं कटा था, मतलब इसमें दूसरा है नहीं, इसमें पहला नहीं है, लेकिन पहला भी हमें लग रहा है और ये भी लग रहा है, अर्थात बी और डी हमें लग रहे हैं कि इस पर कोई हो सकता है। अब देखो बी डी जब आपको लग रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने पैसेज की ओर आएंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो पैसेज है अब आपको ऊपर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ लिया, कहीं पर लड़की के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई, क्लियर। तो आप वहाँ से पैसेज को छोड़ दो, पैसेज को यहाँ से पढ़ा करो, यहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो है नहीं, और इतनी आपकी नज़र फास्ट होनी चाहिए कि कहाँ से लड़कियों की बातें शुरू की गई हैं। ये दुखद रूप से बालिकाओं के लिए संभवतः अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा उन्हें यदि मिलती भी है, क्या मिलती है, शिक्षा, तो अल्प बाल्यावस्था में मिलती है। भारतीय इतिहास में शिक्षा के अधिकार ने उस क्षण में विधि का रूप धारण किया है जिस समय मादा शिशु हत्या की दारुण प्रथा भ्रूण हत्या के रूप में पुनः उभर कर आई। ये समाज में गहनतर विक्षोभ का सूचक है जो महिलाओं की शिक्षा में आने वाली परंपरागत बाधाओं के साथ मिलकर उसे और बढ़ा रहा है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दुराग्राही पूर्वग्रह, मतलब बालिकाओं के अंदर ये कहा जाता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता उतनी परिपक्व नहीं है। हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त तथा शिक्षा प्रणाली से दूर करने में असमर्थ रही है। मतलब कानून ऐसा हमारा नहीं बन पाया, ये बात भी क्लियर हो रही, बौद्धिक क्षमता की बात क्लियर हो रही, मतलब हमारे यहाँ पे ऑप्शन लगभग कई सारे क्लियर हो रहे हैं, क्लियर। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी दिया है, ऐसा इसलिए ही बाल्यावस्था बनी रहती है, यदि किसी बच्चे के से लड़ी गई कानूनी लड़ाई अंततः जीत भी ली जाती है तब भी ये उस बालक या बालिका के लिए किसी काम की नहीं होती, क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय का जो अवसर खो चुका है वह जीवन बाद के वर्षों में उसी प्रायोजन के लिए काम नहीं आ सकता। और ये दुखद है बालिकाओं के लिए, मतलब बालकों के लिए अलग बता रहा, और फिर कह रहा है कि बालकों के लिए तो हो सकता है थोड़ा बहुत दुखद है, किंतु बालिकाओं के लिए और भी ज़्यादा। मतलब 3 पॉइंट मिल गए, कानून की बात मिल गई हमें,
साथ ही हमें रूढ़िवादी सोच मिल गई, बौद्धिक क्षमता वाली बात मिल गई। अब आप ऑप्शन यहाँ पे देख लो कि कानून की बात ऊपर दी हुई है, ठीक है, पहले नंबर यानी कि पहला हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। समाज में बालिकाओं की भूमिका किस है, रूढ़िवादी सोच, यानी कि दूसरा भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो पहला दूसरा किस में, पहला दूसरा इन दो में है। अब देख लो ऐसे अपने आप आंसर आ गया। अब हमें तीसरा चेक करना है, बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता, तो बौद्धिक क्षमता की बात भी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा अब किस में है, तो आप देखो इसमें दूसरा नहीं है सी में, तो सी ये कट गया। पहला दूसरा तीसरा चौथा किस में हो सकता है, चौथा नहीं देखा हमने, लेकिन पता चल गया कि जिसमें 1 2 3 होंगे वही ऑप्शन सही होगा। तो हमें मिल गया ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर। 53 का हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेखांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। आप बताइए, आपने इसे पढ़ा है ना, कि अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट भी है। कैसे राइट है मैंने आपको बता दिया, 21 का में है। देखो कहाँ पे नॉलेज कहाँ पे काम आया, समझ रहे हो, तो ये समझना पड़ेगा। सर हालांकि पैसेज में तो दिया ही होगा। दूसरा है, ये तो गलत हो गया ना मोटे तौर पर, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया, तो इसको हम कट कर देते हैं। क्या है, पहला कट हो गया। अब पहला कट हो गया तो ए और सी चला गया ना आपका, ए सी आपका चला गया। अब आपके पास कौन सा बचा, बी और डी। आपको अच्छे से पता है कि या तो ये सही होगा या तो सिंगल डिजिट सही होगा, तो ये तो कन्फर्म है। ठीक है, देख लेते हैं। सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा की प्रणाली समान बनाना आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि सर्व शिक्षा के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें डेवलप्ड कंट्री की तरह भी अपने कंट्री में रिफॉर्म लाने होंगे। तो कुछ हद तक ये बात सही है। तो इसको हम एक बार पैसे से चेक करते हैं ताकि पता तो चल सके कि हाँ, कि हम इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया होगा, यहाँ पे देखिए पहली लाइन से क्या दिया है। अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया, ये तकलीफ भरा प्रश्न है कि क्या यह अधिकार केवल कागज तक सीमित रहेगा अथवा वास्तविकता का रूप ले सकेगा। ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि यह अधिकार संविधान में प्रतिष्ठापित अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि इसका लाभार्थी कोई 6 वर्षीय बच्चा बच्ची ना तो इसकी मांग कर सकता है, ना ही इस अधिकार से वंचित होने अथवा इसका उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। सभी मामलों में यह वयस्क समाज ही है जिसे बच्चे की ओर से कार्रवाई करनी होगी। दूसरी विलक्षण बात है, जब किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तो बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा ना तो पर्याप्त है ना ही प्रासंगिक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल्यावस्था बनी रहती है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें जब आ गई तो इस पूरे पैसेज से आपको एक चीज़ क्या समझ में आ रही कि अभी हम डेवलपिंग हैं, मतलब हम डेवलप नेशन हैं। हमें डेवलप्ड कंट्री विकसित देशों की तरह एजुकेशन को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे बेटियां वहाँ पे पढ़ती हैं, बेटे भी वहाँ पे पढ़ते हैं, सबको इक्वल एजुकेशन का राइट प्राप्त है। तो लेखक यही कहना चाह रहा है कि अगर आप सर्व शिक्षा अभियान को प्रमोट करना चाहते हो, उसे 100 रूप से सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो आपको डेवलप्ड कंट्रीज से एजुकेशन की कुछ प्रणाली सीखनी चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात और देखना, यहाँ पे बोला है कि शिक्षा प्रणाली के समान बनाना आवश्यक है, आवश्यक होना ही चाहिए, ये नहीं बोला है। अगर ये बोल देता तो ये ऑप्शन कट हो जाता, बट यहाँ सिंपल लाइन में बोल दिया है कि सर्व शिक्षा के लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो देश की एजुकेशन प्रणाली को डेवलप्ड कंट्री के अनुरूप क्या बनाना है, बिल्कुल समान रूप से आवश्यक बनाना है। क्लियर। जैसे वहाँ पे थी, तो इससे हमारा पता चलता है कि बी ऑप्शन सही है, अर्थात ये डी हमारा कट गया, सी पहले से कट था, ए हमारा पहले से कट है। क्लियर। तो आपको ये बातें समझ में आ गई। और यहाँ ये चेक कर लिया करो, वैसे यहाँ पे तो सही ही आपको मिलेगा हमेशा कि कौन सा कथन सही है, गलत तो नहीं पूछेगा, बहुत रेयर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस लेखांश के मूल संदेश को व्यक्त करता है। मतलब मूल संदेश क्या है, मतलब पूरा का पूरा लेखांश क्या कहना चाह रहा है। क्लियर। तो देख सकते हैं, भारत ने घोषणा कर दी कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ये देखो
क्या है, बिल्कुल वही बात है ना, जब किसी का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। वयस्क समाज शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने हेतु तो इच्छुक नहीं है। अब आप देखो पहली वाली लाइन से रिलेट करो, ऐसा तो है नहीं, ये भी गलत हो गया आपका, क्लियर, निगेटिव बात है। फिर है शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए। आप बताओ, जब एजुकेशन राइट मिल गया है तो अब इसके मुद्दे के प्रति क्यों उन्मुख होना चाहिए, हमें कुछ और सोचना चाहिए, तो ये भी कट हो गया। फिर क्या है, शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना आवश्यक है। ये वास्तव में बात कह रहा है, समझ गए कि हम एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, बट एजुकेशन की बात करते वक्त हम केवल और केवल पुरुषों की ओर उन्मुख ही ना हो। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये समाज में गैंतर बिछोभ का सूचक है जो महिलाओं की शिक्षा में आने वाली परंपरागत बाधाओं के साथ मिलकर उसे और बढ़ा रहा है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दुराग्रही, यहाँ पे आधा पूरा पैसेज देखो। अब ऐसे यहाँ पे बुद्धि लगाया करो। मैंने आपको जब शुरू में पहला टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ एक बात बोली थी, क्या कि जो लेख का पूरा मूल सारांश होता है या तो वो शुरू में होता है या तो वो अंत में होता है। क्लियर, चांस ज़्यादा ये होते हैं कि वो अंत में ही होगा। क्यों? क्योंकि निष्कर्ष उसी में तो दिया जाएगा। जैसे आप लोग जब आंसर राइटिंग करते हो तो प्रश्न को तो शुरू में आप इनकोड करते हो, बट वास्तव में प्रश्न का उत्तर और उसका क्रक्स कहाँ बताते हो, निष्कर्ष में। तो वही बात है यहाँ पे, आप ऊपर वाली बातों को बस ये देखो कि उसने बेस बनाया है, लास्ट के जो पैरा है वास्तव में वही वो अपनी बात कहना चाह रहा था। समझ गए? तो आपको समझ में आ गया बालिकाओं की ये बात कर रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो कहीं से मैच ही नहीं कर रहे, ना तो भारत ने घोषणा वाली बात की, ना तो शिक्षा के अधिकार की बात की। क्लियर, जब शिक्षा के अधिकार का राइट मिल चुका है तो फिर दोबारा राइट पे उस पर मुद्दे पे बात करने की क्या आवश्यकता है, उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, उसे इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 56। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका 2011 का, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस लेखांश के निष्कर्ष को व्यक्त करता है। देखो ये है मूल संदेश, मतलब क्या संदेश देना चाह रहा है कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। क्लियर, और ये है आपका निष्कर्ष, मतलब निष्कर्ष का मतलब कि पूरी बात का या पूरे इतने बड़े लेखांश को लिखने का लेखक का आशय क्या है। समझ गए, ये बातें आपसे कहना चाह रहा। तो क्या कह रहा है, समाज बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के प्रति एक दुराग्रही पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ये निष्कर्ष नहीं है, ये मूल संदेश है कि इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष है तो वयस्कों पर भरोसा नहीं किया। देखो कितनी बार ये ऑप्शन दे रहा है, मतलब हर जगह जानबूझ के गलत बना रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर है बच्चों को शिक्षा दिलाने कानूनी लड़ाई बहुधा लंबी और निषेधक होती है। निषेधक मतलब कि उसका कोई फायदा नहीं होता, या प्रोहिबिटेड होती मतलब मना होती, कोई नहीं लड़ना चाहता एजुकेशन को लेकर। आप बताइए, अगर एजुकेशन को लेकर कोई लड़ना ही ना चाहता तो क्या एजुकेशन राइट आता? तो नहीं आता ना। तो यानी कि लोगों ने लड़ा, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका गलत है, नेगेटिव बोल रहा है। फिर है बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है, मतलब बचपन में जिसको कोई एजुकेशन मिल गई है उसके बाद अगर किसी को कोई एजुकेशन मिलती है, मतलब बचपन में ना मिली हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने बाल्यावस्था में मिली एजुकेशन को फुलफ़िल कर दिया। वही बात है ना, जैसे आज आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, सपोर्ट्स की ज़रूरत है, बट आज आपको अगर रिसोर्सेज और सपोर्ट्स नहीं मिलते हैं और आज से 10 साल बाद आपको मिल रहे हैं तो क्या फ़ायदा। जैसे आपने कई सारे बच्चों को देखा होगा, जब आप लोग चाय वगैरह कहीं पीने जाते हैं तो पता चलता है वो बीटेक इंजीनियर है, उसने आईएएस प्रीलिम्स 2 बार क्लियर किया है, उसने मेंस 3 से 4 बार लिखा है, बट जब उसको मौका मिलता है कि अब वो इंटरव्यू दे सकता है तो कोई ना कोई विपदा आ जाती है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, कोई उसकी खुद की प्रॉब्लम आ जाती है, तो जिस कारण वो अपने उस एग्ज़ाम के अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। और जब नहीं पहुंच पाता तो 5 से 6 वर्षों बाद सोचता है कि उसने जो ये डिसीजन लिया वो काफ़ी गलत डिसीजन था। क्लियर, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो वही बात है यहाँ पे कि बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है। यही बात वो कहना चाह रहा है निष्कर्ष के तौर पर
कि हर व्यक्ति को बाल्यावस्था में जिसको जहाँ एजुकेशन मिलनी होती है उसको आप वहीं पे प्रोवाइड करा दो, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने 2011 में आए लगभग 25 से 27 पैसेज को सॉल्व कर लिया है। तो हमारा 2011 का पेपर अब कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब हम यहाँ से 2012 के पेपर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? लगभग 2 से 3 पार्ट में ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हर एक जो पेपर है ना पैसेज के, वो हमारे 2 से 3 पार्ट में ही कंप्लीट होंगे, अर्थात इसके लगभग हमारे कुछ नहीं तो 30 से 35 वीडियो आएंगे। क्लियर? और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इनका क्विक रिवीजन किया करेंगे। हालांकि जब आप 30 वीडियो देख चुके होंगे और आपका एक पेपर में 25 होता है, 250 आप सॉल्व कर लोगे, इसके बाद फिर आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। क्लियर? तो ऐसा पेपर होगा, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। क्लियर? तो शुरू करते हैं। अपना जो पहला पैसेज है, इसका पहला पैसेज क्या है? काफ़ी अच्छा पैसेज है। तो पैसेज तो हम पढ़ते नहीं हैं, आपको अच्छे से पता है। हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न में भाषा ही काफ़ी जटिल है। खैर, आप शिक्षा के नैमित्तिक दृष्टिकोण से क्या समझते हैं? अब हिंदी ही आपको नहीं समझ में आएगी कि नैमित्तिक का मतलब क्या, तो हम इंग्लिश की ओर चलेंगे। What do you understand by the instrumentalist view of education? अब आप समझ गए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मतलब किसी ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, इतना आप समझ गए। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, थिंक। देखो, जब मैं ये चीज़ें बताता हूँ ना, तो ये दिमाग में मत रखा करना कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। मैं आपकी दृष्टि से सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आप इसी तरीके से सोच सोच के उस रास्ते तक पहुँचें, ताकि आपको, देखो होता है ना, आपको मैं समझता हूँ कि आप सब बच्चे हो, बिल्कुल अभी कुछ नहीं पता है, तो उसी लेवल से मैं आपको बताता हूँ। समझ रहे? तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यहाँ पे लिखा है, समझ गए? इंस्ट्रूमेंट आपने कभी वर्ड सुना है कि अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप सुनते हो, मतलब बजाने वाला कोई चीज़। तो ऐसी एजुकेशन की बात कर रहा, मतलब एजुकेशन को एक मशीन बनाने की बात कर रहा कि एजुकेशन का मशीनीकरण क्या है। इतना आपको थिंकिंग आ गई, इतना को थिंकिंग करना पड़ेगा नैमित्तिक दृष्टिकोण को। समझ गए? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बना रहा है यार, वो तो इंसान सामने वाला ना, उसकी एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। मतलब वो ऐसा नहीं है नॉर्मल थिंकिंग बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या रीजनेबल, ऐसा नहीं है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। इतना आपने सोच लिया, चलो ठीक है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अब हम देखते हैं ऑप्शन। शिक्षा अपने प्रयोजनों में कार्यपरक व उपयोगितावादी है, पहली लाइन। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है। तीसरा, शिक्षा का प्रयोजन मानव बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। चौथा, शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास की प्राप्ति है। ऐसा लग रहा है कि इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, कि मतलब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनाना है। क्लियर? अब आप बताइए, यहाँ पे आप लोगों में से जिन लोगों ने मॉडर्न इंडिया कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो उन्होंने उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। उपयोगितावाद क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। कार्यपरक का मतलब क्या होता है? लोगों को रोजगार वगैरह दिलाना। प्रायोजन का मतलब क्या होता है? उसकी उपलब्धियां या उसकी प्राप्ति के साधन। मतलब शिक्षा का मूल क्या है कि अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण करना, उन्हें कार्यपरक रोजगार दिलाना। ये हो गया पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मानवीय आवश्यकताओं की जब ये बात कर रहा है तो इसने क्या किया, एजुकेशन को केवल एक एंगल में तौल दिया। मतलब शिक्षा का एक ही उद्देश्य है क्या, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना? भाई शिक्षा का उद्देश्य कई सारे हैं। खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समाज के लिए, रोजगार के लिए, कार्यपरक, कई सारे लोगों का कल्याण करना। मतलब ये एक सेंट्रिक अप्रोच हो गई, जबकि ये ब्रॉड अप्रोच है उपयोगितावाद। क्लियर? तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सी है, शिक्षा का प्रयोजन मानव बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। अब आप बताओ, जिनको शिक्षा नहीं मिली होती है बचपन से, क्या उनकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती? आपने कई सारे लोगों को सुना होगा जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली, कम पढ़े लिखे हैं, बट आज भी वो इंडिया के टॉप बेस्ट मतलब पर्सनालिटीज़ में गिने जाते हैं, जिनकी बुद्धि काफ़ी परिपक्व है। क्लियर? स्कूल नहीं गए लेकिन आज भी उनके अंदर मैथमेटिशियन का नॉलेज है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। चौथा है, शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास की प्राप्ति है। क्या सबने शिक्षा की प्राप्ति करने के बाद नैतिक विकास कर लिया?
आप खुद सोचो कि जब आप इथिक्स का पेपर करते हो तो क्या सबके सब इथिक्स का पेपर सॉल्व करते वक्त इथिकल अंदर से भी होते हो? नहीं होते हो, कोई नहीं हो सकता पूरी तरीके से कि हम इथिक्स पढ़ें तो इथिक्स हमारे अंदर भी हो पूर्णतया। समय और समाज के अनुरूप हमें चेंज होना पड़ता है। तो ये 3 ऑप्शन काफ़ी कम नज़दीक के लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पैसेज को हम पैसेज की ओर जाएंगे, समझ गए? और आप जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि पैसेज जो ही आपने पढ़ा, शिक्षा का निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कार्यपरक नैमित्तिक तथा उपयोगितावादी आयाम होता है। मतलब नैमित्तिक तो आपको दे दिया, कार्यपरक भी दे दिया, उपयोगितावादी भी दे दिया, तो अब आपको क्या चाहिए? बचा क्या? जैसे होता है ना, एक गाना आता है कि अब बचा क्या, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। कार्यपरक वर्ड आ गया, उपयोगितावादी वर्ड आ गया, नैमित्तिक आ गया, तो भाई ज़्यादा ज्ञान क्यों लगाएं? हमको तो कंफर्म पहले ही हो गया था कि ए सही हो सकता है, क्योंकि हमने विश्लेषण काफ़ी कर लिया था। बट जब हमने पैसेज को पढ़ा तो हमारी वो कंफर्मेशन और क्लियर हो गई, समझ गए? ऐसे आपको थिंकिंग करना होता है। तो आपने कर लिया, आपका ऑप्शन क्या आ गया? ए। बाकी हमें नहीं देखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्या है? परिच्छेद के अनुसार शिक्षा को स्वयं मात्र में समादरणी क्यों होना चाहिए? क्यों होना ही चाहिए? समादरणी, काफ़ी अच्छे वर्ड आते हैं, ठीक है, इनको भी इंग्लिश में चल के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन इट इटसेल्फ बिकॉज, रिस्पेक्टेड का मतलब समझ सकते हो, सम्मानी, यानी कि किसी को सम्मान देना। अब समादरणी, आदरणी को उसने समादरणी बना दिया, मतलब कि समान रूप से लोगों को सम्मान देना सामने वाले को, समझ गए? तो देखो, इसलिए मैं कहता हूँ ना, पैसेज जब आप किया करो तो हिंदी अगर नहीं समझ में आती, इंग्लिश कर लिया करो, क्योंकि आपको इंग्लिश आती होती है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में बिल्कुल भोंदू होते हो, भोंदू नहीं होते, बहुत आती है आपको इंग्लिश, क्लियर? अब आप देखो, क्योंकि यह रोजगार के लिए अर्हताओं के अर्जन में सहायक होती है, क्लियर? दूसरा, क्योंकि ये ऊर्ध्वगामी गतिशीलता व सामाजिक स्तर प्राप्त करने में सहायक होती है। तीसरा, क्योंकि यह नैतिक व बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया है, क्लियर? चौथा, इस संदर्भ में उपयुक्त सभी ए, बी व सी सही हैं। देखो, सबसे टफ ऑप्शन ये वाला होता है, डी वाला, क्योंकि ये जब आप जीएस में करोगे ना, जब हम आपको जीएस के एमसीक्यू कराएंगे तो वहाँ पे अधिकांशतः यही सही होता है, क्लियर? तो ध्यान से करना, मतलब जीएस के दिमाग को यहाँ पे मत लगा देना। तो क्या है, देखो पहले तो आप में से कई सारे लोगों को वर्ड ही नहीं समझ में आ रहे होंगे कि ऊर्ध्वगामी का क्या मतलब होता है। देखो, ऊर्ध्वगामी ऐसा होता है ऊपर की ओर, क्लियर? ऊर्ध्वगामी का ऐसे मतलब समझ सकते हो कि इसमें एक कोई व्यक्ति है, उसके नीचे कोई एक व्यक्ति है, उसके नीचे कोई एक व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति केवल एक ही सेंट्रिक व्यक्ति पर डिपेंड है, या उसे केवल एक ही मिनिस्ट्री या एक ही व्यक्ति के दायित्व को फुलफिल करना है, क्लियर? एक को पढ़ा दिया, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, तो उसमें आप पढ़ते हो ना, अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत, मतलब एजुकेशन की फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि ऊपर किसी को पढ़ा दो वो छन छन कर नीचे जाए, इसको हॉरिजेंटल अप्रोच बोलते हैं, मतलब ऊर्ध्वगामी, क्लियर? दूसरा है यहाँ पे क्या, ये ऊर्ध्वगामी के अपेक्षा समानांतर, क्लियर? ये आपको यहाँ पे आजकल आती है। ये हो गया पैरेलल। अब इसमें क्या हुआ, काफ़ी ब्रॉड आपकी अप्रोच हो गई कि अच्छा हमें ये भी मिनिस्ट्री देखनी है, ये भी मिनिस्ट्री देखनी है, ये भी संभालनी है। पहले हम क्या थे कि एक ही पर डिपेंड थे, क्लियर? एक मिनट रुकिए, पहले क्या थे कि हम एक ही पर डिपेंड थे। यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको बात बोली है, इट हेल्प्स इन अपवर्ड मोबिलिटी एंड एक्वायरिंग सोशल स्टेटस, क्लियर? आप यहाँ से ये समझ सकते हो। अब आपने जब ये देख लिया, फिर है क्योंकि ये नैतिक व बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। क्योंकि ये रोजगार के लिए अर्हताओं के अर्जन में सहायक होती है। आप बताइए, जिनको शिक्षा नहीं मिलती है क्या वो समाज में सम्मानी नहीं होते? क्या उनको रोजगार नहीं मिलता है? तो मिलता है भाई। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर क्लास 10 तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्या आप कह सकते हो सचिन तेंदुलकर की एजुकेशन काफ़ी वीक होगी? समझ गए? तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो ये ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी हम चेक करेंगे। कहाँ से? यहाँ से चेक करेंगे। देखिए, आपने यहाँ से पढ़ा
ये तत्व उद्घाटित होता है जब कोई इस तरह के प्रश्न पूछे जैसे कि शिक्षा का प्रायोजन क्या है। क्लियर। बहुधा इसके उत्तर होते हैं रोजगार, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए अर्हताएं अर्जित करना और व्यापक उच्चतर आय के संदर्भ में अवसर प्राप्त करना, राष्ट्रीय विकास हेतु विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखो ध्यान देना क्या बोल रहा है कि बहुत सारे लोग इसका उत्तर देते हैं रोजगार की बात करते हुए, आय की बात करते हुए, डेवलपमेंट की बात करते हुए, कुशल जनशक्ति की बात करते हुए, बट ये नहीं सही है। इसका गहन अर्थ कुछ और है। अर्थात आप यहाँ समझ गए कि ये बात ये भी नहीं कह रहा है कि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से ऑप्शन कट हो रहा है। ना ही ये कह रहा कि रोजगार के अर्हताओं के अर्जन में सहायक हो। अब यहाँ पे एक बुद्धि लगाना, जब पहला आपका कट हो गया तो डी तो अपने आप कट हो गया, बी बचा, बी भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि ये गलत है, तो अपने आप पता चल गया सी इसका सही होगा। लेकिन फिर भी हम और आगे जाएंगे। क्या है कि परंतु अपने गहनतम अर्थ में शिक्षा नैमित्तिक नहीं है। कहने का आशय है कि इसका स्वयं मात्र से परे औचित्य नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये औपचारिक कौशलों या कतिपय निश्चित वांछित मनोवैज्ञानिक सामाजिक गुणों के अर्जन को की ओर लेकर जाती है। ये स्वयं में ही समादरणीय है। ध्यान देना, ये स्वयं में ही समादरणीय है। क्यों? क्योंकि इस तरह शिक्षा कोई वस्तु नहीं जिसे अर्जित या जिससे स्वयं को संपन्न कर तत्पश्चात इसका इस्तेमाल किया जाए, बल्कि ये व्यक्तियों तथा समाज के लिए अपरिमित महत्व रखने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि इसमें आधार उपयोग मूल्य हो सकता है और होता है। अतः शिक्षा विस्तारण एवं रूपांतरण की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को इंजीनियरों या डॉक्टरों में बदलने के अर्थ में नहीं, बल्कि मन को विस्तारण एवं परिवर्तन, सृजन, पोषण एवं आत्मविवेचनात्मक बोध का विकास तथा विचार की स्वतंत्रता प्रदान कराने के अर्थ में यह नैतिक बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया है। अब आप बताओ, यह नैतिक बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया है। मिल गया लाइन कितनी जल्दी। अब होता क्या ना, आप जब पहले इसको पैसेज को पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को टैग नहीं कर पाओगे। ऐसे हमने यहाँ पे आपको हुक बना दिया और यहाँ से टैग करा दिया, तो आप समझ गए कि अच्छा ऊपर वाली लाइन ये हो गई। और इतना देखो आपकी मेमोरी में होता है। ऐसा नहीं है कि आप गुड़ गोबर हो। बचपन की बात अलग है कि आप इसी चीज़ को 10 बार रटते, 10 बार पढ़ते, बट आज आप भले चाहे ABCD भी अगर आप पास सीखने की कोशिश करोगे ना, तो बचपन से ज़्यादा अच्छी सीख पाओगे। इंग्लिश आप अच्छी सीख पाओगे। इसीलिए आपको ये मेमोरी में रहता है कि हाँ, आप खुद ही बताइए, जब मैं ये पढ़ रहा था तो क्या आपको ये चारों ऑप्शन नहीं याद थे? तो याद थे आपको। क्लियर। और इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका समझ गए ना, इसका सी ऑप्शन है, मतलब डी नहीं है। इतना आपको पता होना चाहिए, हमने इसका सी बोला है, यानी कि ये सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को प्रशिक्षित वृत्तिकों के रूप में बदला जाता है। क्लियर। ध्यान देना, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित वृत्तिकों के रूप में बदला जाता है। हमें नहीं पता वृत्तिक कौन होते हैं। उच्च आय के अवसरों का सृजन होता है। व्यक्तियों में आत्म विवेचनात्मक बोध और विचार की स्वतंत्रता का विकास होता है। अब आप यही लाइन पढ़ते हुए तुरंत दिमाग में आ गया होगा क्या, मास्टर बिल्कुल सामने ही तो लाइन लिखी है, सृजन, पोषण एवं आत्म विवेचनात्मक बोध का विकास। और यही बात तो ये कह रहा है, अर्थात सी ही इसका सही आंसर है। आप इधर उधर दिमाग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता तो हमने गलत ही किया था, उच्च आय के अवसर को तो गलत ही किया था, प्रशिक्षित ट्रेनिंग को तो हमने गलत ही किया था। देखो ये होता है पैसेज पढ़ने का फ़ायदा, मतलब अंत में पैसेज जब पढ़ते हो तो कितना फ़ायदा मिला। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई, ऊर्ध्वगामी वाला कट गया, व्यापक उच्च स्तर, अवसर प्राप्त करना, जनशक्ति, कट गए ना सारे। ऐसे आप किया करो। क्लियर। तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए सी। अब ये मत कहना कि सर पहले वाले का भी आपने सी बताया, इसका भी सी, क्योंकि यही सही है। समझ गए। चलिए, काफ़ी सहजता आप लोगों को लग रही होगी पैसेज करने में। क्लियर। हमारा दूसरा पैसेज क्या है, चलिए काफ़ी बड़ा देखो कितना बड़ा पैसेज। इतना बड़ा अब नहीं पूछा जाता, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। अब UPSC इतने बड़े पैसेज नहीं पूछती, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये हमारी मजबूरी है कि हम आपको 2012 से ही करा रहे हैं, क्योंकि UPSC ना कभी भी दल बदल सकती है, कभी भी पीछे से कुछ भी पूछ सकती है, तो इसलिए बस करा रहा हूँ। बाकी जो आपको और अच्छे से समझ, देखो यहाँ पे अगर आपने जटिल समझ लिया, इतने बड़े बड़े पैसेज,
तो फिर वो बच्चे लगेंगे। जैसे होता है ना, शेर जब जंगल में बड़े जानवर का शिकार कर लेता है और फिर उसके सामने खरगोश आता है तो खरगोश तो बच्चा लगता है, वो बोलता खरगोश को तो हम खा जाएंगे यूं ही। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन क्या है, पैसे तो हम पढ़ते नहीं है तो आपको अच्छे से पता है, आदत से खराब है। क्वेश्चन है हमारा, कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास प्राकृतिक वर्ण की क्रिया है, इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है। समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए, आप बताइए फिर वही चीज़। उपयुक्त ए, बी तथा सी से कोई भी कथन सही नहीं है। मतलब ये हमें पहले ही बता दे रहा मूर्ख बनाने के लिए, तो हम ये मान के चले ये तो गलत हो ही सकता है। क्लियर। पहला है, बहुत से जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधकता होना बिल्कुल प्राकृतिक है। ध्यान देना, बिल्कुल वर्ड आया है, बिल्कुल हमेशा एक्सट्रीम वर्ड होता है। बहुत से जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधकता होना बिल्कुल प्राकृतिक है। मतलब कि कीटनाशक प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है कि जो कीड़े लगते हैं ना, उन कीड़ों से बचने की क्षमता बहुत से जीवों में नेचुरली होती है। क्लियर। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको एक्सट्रीम वर्ड मिल गया। अगला है, जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधकता होना एक विश्वव्यापी तथ्य है। मतलब जीवों के अंदर कीटनाशकों से बचने की एक प्रतिरोधक क्षमता होती है। ऐसे समझो आप कोरोना की लैंग्वेज में कि ये कहना चाह रहा है कि हर मनुष्य के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो काफ़ी मजबूत है। तो आप बता सकते हो अगर हर इंसान का इम्यून सिस्टम मजबूत होता तो कोरोना के केस इंडिया में क्या इतने हो पाते? नहीं हो पाते। हर इंसान को सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो बिल्कुल वही बात है कि जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधकता होना एक विश्वव्यापी तथ्य है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में जितने जीव हैं उन जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान है। समझ गए। तो ये भी हमको ज़्यादा एक्सट्रीम लग रहा है। अब जब एक्सट्रीम लग रहा है तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ जाती है, दिक्कत ये आ जाती है कि जो हमने डी ऑप्शन कट किया था, लगने ये लगता है कहीं डी ही तो नहीं सही है। तो यहाँ पे आप रुक जाना, समझना और सोच लेना कि हो सकता है डी ही सही हो, बट इसको हम चेक भी करेंगे। अभी हम बस देख रहे हैं। फिर क्या, कीटनाशकों के प्रयोग के पश्चात किसी एक आबादी में कुछ जीव प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। अब आप ये बताओ, कितना अच्छी लाइन कह रहा है कि कुछ ऐसे मानव थे जिनका इम्यून सिस्टम या जिनका प्लाज्मा या जिनका ब्लड काफ़ी अच्छा था। मतलब वो, उनकी जो ब्लड की कह सकते हो जो सेल्स थी, कोशिकाएं थीं, उन्होंने अच्छे से टैकल किया, कोरोना जैसे वायरस से अच्छे से लड़ाई की और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखा। बट क्या सभी ने? नहीं, कुछ ने। तो कुछ ये कहा है तो हमें लग रहा है कि हाँ ये कुछ हद तक सही होगा। क्लियर। तो हम इसको सी को सही कर सकते हैं। मतलब सी और डी हमारे काफ़ी नज़दीक हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्लियर। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, हमारा आंसर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। देखो, यदि कीट प्रतिरोधकता विकसित कर लें तो रासायनिक कीटनाशक धारणी कृषि में अपना महत्व गंवा देते हैं। कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास मात्र प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया है। जब आनुवंशिकता वैविध्य जनसंख्या की बहुत बड़ी संख्या नष्ट हो जाती तो इसका घटित होना लगभग सुनिश्चित है। एक अथवा कुछ कीट सामान्य रूप से प्रतिरोधी हो सकते हैं। ध्यान देना, एक या कुछ। अब यहाँ पे दे दिया ना कुछ कीट, तो हमारा ऑप्शन तो क्लियर हो गया ना। अब आप सोच रहे होगे सर फिर डी क्यों नहीं कर सकते हो आप? क्योंकि आपको यहाँ पे ये सही ऑप्शन दे दिया है और डी में क्या है कि ये तीनों गलत हैं। तो अब आप क्या करोगे, सी ही सही करोगे, डी हमारा कट हो जाएगा। बाकी हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। समझिए, देखो ऐसे ही बुद्धि लगाया करो, थोड़ा सा थिंकिंग किया करो कि अच्छा पहले हम यहाँ पे अपनी पूरी बुद्धि लगा लेंगे, फिर हम मास्टर ने कहा कि पैसेज पढ़ना है तब पैसेज पढ़ेंगे। क्लियर। तो आपने देख लिया। देखो अब पूरा पैसेज नहीं पढ़ना। अब सोचो यहीं पे आप उन टीचर्स की बुद्धि लगाओ जो आपको रोज़ नित्य अपना प्रवचन सुनाते हैं कि बच्चों पूरे पैसेज को पढ़ डालो। तो कितने पैरा है, देखो 1 2 ठीक है 3 और ये 4 पैरा। आप बताओ 4 पैरा पढ़ने के बाद क्या आप सोच सकते हो उसके बाद आप पूरी तरह से जागृत मुद्रा में होगे? आप सुषुप्तावस्था में चले जाओगे और ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसे पूरा पैसेज पढ़ लिया, ठीक, फिर आपने क्वेश्चन देखा तो आप पहली लाइन में कंफ्यूज हो जाओगे, यार पहली लाइन में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है यहाँ पे। समझ रहे? तो
तो ये नहीं करना है आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पूरी ताकत लगा देनी कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लें, लगभग 2 ऑप्शन को तो यहीं से एलिमिनेट कर लें, फिर आगे 2 को चेक करें। समझ गए? चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए? सी। समझ गए? अब ये मत कहना कि सर आपने पहले भी 2 सी बताए, तो वो 2011 का पेपर था। समझ गए? ये 2012 का है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रिक देखिए। 3 शब्द में है, समझ रहे? अब हम 3 को अगर चेक कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन काफ़ी अच्छे से निकल आएगा। अगर 3 गलत हो गया तो ऑलरेडी ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर? और अगर यहाँ पे एक गलत हो गया, ध्यान दो, अगर 3 गलत हो गया तो 1 आ जाएगा, 1 गलत हो गया तो 3 आ जाएगा। यानी कि हमें दूसरा नहीं चेक करना है, हमें केवल पहला और तीसरा चेक करना है, और पहला तीसरा चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन है, परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि विश्व के सभी गरीब देशों में, आप बताइए मास्टर सभी आप कहते हो कि ये गलत होगा, तो बिल्कुल साहब सभी कट कर दो। कट कर दिया, आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर आ गया है। अब नहीं पढ़ना है आपको, समझ रहे हो? लेकिन मन है ना हमारा बावरा है, मानता नहीं है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने एक लाइन का एक शब्द देखा और ऑप्शन सही कर दिया। तो बिल्कुल साहब आपने कर दिया। देखिए कैसे, ये तो हमें पता चल गया ये गलत है, समझ गए? चलिए हमने कट कर दिया। दूसरा क्या है? रासायनिक कीटनाशकों की धारणिक कृषि में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। भाई भूमिका होती है, तो ये भी कट हो गया दूसरा, तो दूसरा कट हो गया। अब बताओ, डी हमारा कट हो गया, हमारा ए कट हो गया, समझ गए? अब हमारे पास बचे क्या? तीसरा और 1 3, यानी कि एक तो हमें पहले से पता था कि गलत हो सकता है। क्लियर? तो एक हमें जब पहले से पता था तो गलत हो गया। फिर देख लेते हैं तीसरा, एक कीट बहुत से कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करते हैं, पैसेज देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग मानोगे नहीं। तो देखो पैसेज पैसेज आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। क्लियर? तो आपने जब पैसेज देख लिया था तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, एक अथवा कुछ कीट सामान्य रूप से प्रतिरोधी हो सकते हैं। ये संभवतः इसलिए कि उनमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो कीटनाशक को निराविषकारी बना सकता है। यदि ये कीटनाशक बार बार प्रयोग किया जाता है तो कीट की हर उत्तरोत्तर पीढ़ी के प्रतिरोधी कीटों का अनुपात बढ़ता जाता है। कीटों की आंतर प्रजनन दर ठेठ रूप से बहुत अधिक होती है, अतः एक पीढ़ी के कुछ ही कीट अपनी अगली पीढ़ी के कीटों हजारों कीटों को जन्म दे सकते हैं। इससे कीटों की आबादी में प्रतिरोधकता बहुत तेजी से फैल जाती है। पूर्व समय में इस समस्या की प्राय अवहेलना होती रही, डीडीटी वगैरह। अब देखो यहाँ पे, हाँ, ऐसे आकशेरुकी जीवों की संख्या जिनमें प्रतिरोधकता का विकास हुआ है तथा ऐसे कीटनाशकों की संख्या जिनके विरुद्ध प्रतिरोधकता का विकास हुआ में घातंकी वृद्धि हुई है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? फिर हम तेज़ी से देख लेते हैं, ऐसे देख रहे हैं। देखो मैं पढ़ रहा हूँ मन ही मन में। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ के? तो ऐसे मैं देख रहा हूँ, यदि रासायनिक कीट केवल समस्याओं, देखो अब यहाँ पे लाइन आई, यानी कि पैराग्राफ की लाइन यहाँ से है। यदि रासायनिक कीटनाशक केवल समस्याओं के उत्प्रेरक होते, यदि उनका प्रयोग मूलतः और घोर रूप से आधारणीय होता, तब इनका व्यापक प्रयोग कब का बंद हो चुका होता। ऐसा नहीं है, इसके विपरीत इनकी उत्पादन दर तेजी से बढ़ी है। किसी कृषि उत्पादक के लिए आज भी लागत लाभ का अनुपात कीटनाशकों के प्रयोग में पक्ष में ही बना हुआ है। क्लियर? इसके अतिरिक्त बहुत से गरीब देशों में, यहाँ लाइन दी ना, बहुत से, क्या सभी दिया है? नहीं दिया है। तो जब सभी नहीं दिया है तो हम कौन से चौधरी होते हैं सभी को मानने वाले? तो अब आपको समझ में आ गया ना, जब सभी नहीं दिया तो हम इसको कट कर देंगे। और 2 एक्सट्रीम वर्ड है, सभी है, अनिवार्य है, तो हम इसको कट कर दिए। क्लियर? तो समझ गए आप, इसका आंसर क्या आएगा 5वें का? बोलिए बी। क्लियर? तो वैसे भी पहले ही आ चुका था, वही होता ना, बाद में हम आपको चेक कराते हैं। देखो अब सोचो, हमने जब पहले ही कर लिया था तो हमारा लगभग शायद 10 सेकेंड भी नहीं लगा था, लेकिन अभी हमने किया तो लगभग 3 से 4 मिनट खा गया। तो ये 10 सेकेंड लेवल आपको लाना है, तभी आप वहाँ पे इतनी फास्ट कर पाओगे। और ये आ जाएगा जब आप 250 कर लोगे, सब में सिमिलर एक ही ट्रिक्स टैक्टिक्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे मास्टर ठीक ही बोलता था, ये तो हम लोग फालतू में इतनी क्लासेस किए हैं, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स ही बता देता है एक लेक्चर में 1.5 घंटे की,
तो पूरी क्लास हो जाती, लेकिन वही था, मास्टर को परेशान करना था हमें। खैर, आपको परेशान तो नहीं करना मेरा उद्देश्य। चलिए, छठा क्वेश्चन। यद्यपि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से संबद्ध समस्याएं लंबे समय से जानी जाती रही हैं, तथापि उनका व्यापक प्रयोग समय के साथ कम नहीं हुआ, क्यों? मतलब कि जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनको लेकर लोगों को पता है कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनका प्रयोग समय के साथ कम नहीं हुआ, क्यों? तो आप ऑप्शन से ही इसको एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, रासायनिक कीटनाशकों के कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, एक्सट्रीम बात बोल रहा है ना, जैव कीटनाशक नहीं विद्यमान है, तो पहला तो कट हो गया। दूसरा, नए कीटनाशकों का आविष्कार ही नहीं होता। हद है यार, इतने सारे नए कीटनाशक बनना है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, कीटनाशक जैव निम्नीकरण होते हैं। आप बताओ, ये क्या बोला? बायोडिग्रेडेबल। अब आपको यहाँ तो नहीं बताएगा बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बट आपने जब हमारी इन्वायरमेंट की बुक सीरीज की है या आप जब इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो वहाँ डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों पढ़ते हो। क्लियर? तो बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि कीटनाशक एक निश्चित समयावधि के बाद पूरी तरह से मिट्टी में घुलकर समाप्त हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन क्या ये रासायनिक कीटनाशक जो हैं, क्या ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं? नहीं होते हैं, तभी तो इसमें डीडीटी का इसने एग्जाम्पल लिया है। ये देखो, डीडीटी के बारे में लिया, और आपको मैं वहाँ डीडीटी भी पढ़ाता हूँ कि जब आप लोग पढ़ते हो ना बायो इक्यूमुलेशन और बायो आगुमेंटेशन, मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जैव सांद्रता या जैव सांद्रण, ये चीज़ें ऐसे कुछ बोलते हैं। इंग्लिश में मैंने पढ़ा था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, अगर मुझे हिंदी में भी याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश में होता है ना बायो आगुमेंटेशन और बायो, क्या कहते हैं, बायो आगुमेंटेशन, देखो फिर से भूल गया, अभी मैंने आपको बोला था। खैर कोई बात नहीं। आवर्धन होता है, जैव आवर्धन, हाँ सॉरी, जैव आवर्धन और जैव संचयन, हिंदी में जैव आवर्धन और जैव संचयन, बायो आगुमेंटेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। क्लियर? ये दोनों चीज़ें आती हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो डीडीटी क्या होती है, उसमें बढ़ती जाती है मात्रा, इसीलिए आप देखोगे कई सारे जानवर इसी के कारण मर जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब आप यहाँ ध्यान देना कि आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा भी गलत था, तीसरा भी गलत था, तो कौन सा सही होगा? डी। क्यों? क्योंकि इसमें बोल दिया है ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, अर्थात इनमें से कोई नहीं सही है, मतलब ये सबके सब गलत हैं। क्लियर? तो इसका सही हो गया डी आंसर। चलिए, बाकी आप लोगों को लग रहा होगा चेक करा दूँ, तो अब इस क्वेश्चन को आप चेक कर लेना, हालांकि चेक करने की ज़रूरत है नहीं, समझ गए। क्वेश्चन अगला, कीटनाशक किसी आबादी में, इसे पढ़ें पहले हम इसके क्या करते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। तो आप ऑप्शन देखिए, सातवें का क्या है, एक है, एक दो है, तीन है, एक दो तीन है। क्लियर? मतलब अगर हमें ये पता चल जाए एक सही है या गलत है तो हम ऑप्शन ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगर हमें तीन पता चल जाए तो हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। क्लियर? तो एक और तीन को हमें चेक करना है, बाकी हमें दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? तो हम यही करेंगे कि एक और तीन को चेक करेंगे, दूसरे को चेक नहीं करेंगे। तो देखते हैं, कीटनाशक किसी कीट आबादी में प्रतिरोधक जीवों के वर्ण के अभिकर्ता के रूप में कैसे कार्य करते हैं? नंबर एक, संभव है कि किसी कीट आबादी में कुछ विशिष्ट कीटों का व्यवहार उनकी अपनी आनुवांशिक संरचना के कारण दूसरों से भिन्न होता है। हमें नहीं पता। दूसरा, कीटों में कीटनाशकों को निराविष्कारी बना सकने का सामर्थ्य होता है। अब आप याद करो, निराविष्कारी हमने वर्ड यहाँ पे पढ़ा था, कहीं पढ़ा था ना पैसेज में, अभी मैं दिखा दूंगा। तो यानी कि ये तो सही है। देखो, इतनी थिंकिंग रखनी है कि हाँ ये वर्ड तो हमने कहीं पढ़ा था। मतलब जब भी आप पैसेज पढ़ो तो उसे हवा में मत पढ़ो, कुछ सोच के पढ़ो। इसलिए मैं कहता हूँ पेंसिल से वहाँ पे गोले कर दिया करो जिन शब्दों से आप अज्ञात रहते हो, तो यहाँ पे आपको वो टैग कर देंगे, तो आपको पता है ये वर्ड तो मैंने कहीं पढ़ा था। क्लियर? अब पढ़ा था तो उम्मीद यही है कि फिर ये सही हो सकता है, तो हमने दूसरा ऑप्शन सही कर दिया, तो बी हमारा सही हो गया, डी हमारा सही हो गया। समझ गए? अब हम तीसरा चेक कर लें तो पता चल जाएगा। तो देखते हैं, कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास कीट आबादी से समान रूप से वितरित होता है। ये लाइन काफ़ी अजीब लग रही, समान रूप से नहीं होता है कीट आबादी से। देखो यहाँ पे उत्तरोत्तर रूप से यहाँ पे दिया है ना, आपने यहाँ लाइन पढ़ी होगी। क्या है?
कीटों की अंतःप्रजनन ठेठ रूप से बहुत अधिक होते था। एक पीढ़ी के कुछ ही कीट अपनी अगली पीढ़ी के सैकड़ों या हजारों कीटों को जन्म दे सकते हैं, मतलब समान नहीं है। क्लियर। इसमें कीटों की आबादी और प्रतिरोधकता बहुत तेजी से फैलती है, समान रूप से नहीं, यानी कहीं समान वर्ड नहीं दिया है। तो तीसरा तो गलत हो गया। अब आप दूसरे को चेक कर सकते हो, जो कीटनाशक को निराविष्कारी बना सकता है। ऐसा वर्ड आखिर का उसने लिया क्यों होगा? क्योंकि उसको लग रहा होगा ना कि वो वर्ड उसने कहीं पे बोला है। मैं वही बोलता हूँ ना, यूपीएससी क्या है, रॉबर है, लुटेरा। लुटेरा का मतलब कि अपने कहीं ना कहीं वो फुटप्रिंट्स छोड़ देती है, मतलब अपने कहीं ना कहीं पे अपराध जो करती है उसके कुछ पद चिन्हों को छोड़ देती है। आपको बस वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना है और उन पद चिन्हों का एनालिसिस करके उनकी डीएनए टेस्टिंग करके अपने उत्तर को निकालना है, अर्थात अपराधी को पकड़ लेना है। तो आपने देख लिया कि 1 और 2 यहाँ पे सही हो गए, हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अतः क्या हो गया इसका आंसर? 7 का बी। पहला गलत, सी गलत, डी गलत। क्यों गलत? क्योंकि पहला इसलिए गलत हो गया क्योंकि दूसरा सही है। सी क्यों गलत? क्योंकि इसमें पहला नहीं है। डी क्यों गलत? क्योंकि तीसरा गलत है। क्लियर? तो आपको ऐसे पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है लास्ट, फिर हमारा क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं इसको, वैसे पढ़ते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को सामान्यतः गरीब और विकासशील देशों का उदाहरण देकर न्याय संगत क्यों ठहराया जाता है? न्याय संगत क्यों ठहराया जाता है? काफ़ी अच्छी बात है। चलो इसमें भी हम क्या करेंगे बताइए, ऑप्शन को देखेंगे। आप लोग सोचते हो कि मास्टर ऑप्शन आप आजकल क्यों दिखाते हो? क्योंकि ऑप्शन जब हम देख लेते हैं ना तो हमें एक लाइन कम पढ़नी पड़ती है। जैसे अभी आपने यहाँ देखा ना, 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, तीसरा नहीं पढ़ा, बाद में चेक करने को पढ़ लिए। ऑप्शन देखो यहाँ पे, अगर हम 1 चेक कर लें तो हमारा आंसर पता चल जाएगा, या हम 2 चेक कर लें तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। क्लियर? यानी कि 1 और 2 से हमारा उत्तर निकल आएगा, तीसरा पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, विकसित देश जैव कृषि का अनुकूलन कर कीटनाशकों के प्रयोग से मुक्त होने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु गरीब और विकासशील देशों के लिए रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग अनिवार्य है। क्लियर? चलिए दूसरी बात क्या कह रहा है कि गरीब और विकासशील देशों में कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों के जानपदिक रोगों की समस्या का समाधान हो जाता है और खाद्य समस्या कुछ हद तक दूर हो जाती है। देखना ऊपर लाइन क्या दिया है कि गरीब और विकासशील देशों में कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों के जानपदिक रोगों की समस्या का समाधान हो जाता है और खाद्य समस्या कुछ हद तक, मतलब पूर्णतया नहीं दिया। अगर पूर्णतया दे देता तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता, गलत हो जाता। मतलब ये ऑप्शन गलत नहीं है हमारा, ये ऑप्शन सही है कुछ हद तक। क्लियर? तीसरा, गरीब और विकासशील देशों में प्रायः कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागत की अवहेलना कर दी जाती है। आपने देखा है कि गरीब और विकासशील देशों में प्रायः कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागत की अवहेलना कर दी जाती है। ऐसा तो नहीं है, मतलब अंधाधुंध तो गरीब और विकासशील देश नहीं करते हैं, वो भी जानते हैं कि ज़्यादा अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो तीसरा हमारा ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो डी हमारा कट गया, दूसरा हमारा सही है तो पहला हमारा कट गया। अब बचा बी सी, यानी कि पहला सही हो सकता है या तो हमारा सी सही हो सकता है। पहले को आप ऐसे देखो, विकसित देश जैव कृषि का अनुकूलन कर कीटनाशकों के प्रयोग से मुक्त होने का सामर्थ्य रखते हैं। क्लियर? किंतु जैव कृषि का अनुकूलन कर कीटनाशकों के प्रयोग से, ध्यान रखना बायो एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री। आपको लगता है डेवलप्ड कंट्री बायो एग्रीकल्चर के उन्मुख होते हैं? नहीं होते हैं। किंतु गरीब और विकासशील देशों के लिए रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग अनिवार्य है। अनिवार्य वर्ड आ गया, एक्सट्रीम। कहने का मतलब कहना चाह रहा है कि विकसित देश तो अपना काम चला सकते हैं, बट गरीब और विकासशील देशों को रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना ही करना होगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो आपको पता है, नहीं भाई साहब, रासायनिक कीटनाशक हमारे लिए अंतिम विकल्प नहीं है। हमारे पास और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, या हमारे पास बायो एग्रीकल्चर है, तो हम कभी यूज कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। क्लियर? छोड़ना है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो पहला भी आपका गलत हो गया। हमारा ऑप्शन क्या आ गया? सी। बट आपको लग रहा होगा नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे आप हमको एक बार पैसेज पढ़ा ही दो। तो हम आपको पैसेज पढ़ा ही देते हैं। जब आप पैसेज पढ़ लेंगे
तो आपका उत्तर अपने आप निकल आएगा। देखो आपने यहाँ तक पैसेज पढ़ लिया था, क्लियर। यहाँ तक जब आपने पैसेज पढ़ लिया तो अब बात आती है इसके आगे की। तो आगे की यहीं से आप पढ़ लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? इसके अतिरिक्त बहुत से गरीब देशों में सन्निकट सामूहिक भुखमरी अथवा जानपदिक रोग के आसार इतने भयावह हैं कि कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागत की अवहेलना करनी पड़ती है। ध्यान दो यहाँ पे क्या कह रहा, बहुत से गरीब देशों में सन्निकट सामूहिक भुखमरी अथवा जानपदिक रोग के आसार इतने भयावह हैं, मतलब हो सकते हैं कि कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागत की अवहेलना करनी पड़ती है, मतलब उनको ताक पर रखना पड़ता है। समझ गए? अब आप यहाँ पे इस लाइन को देखो, ये है ना आपका, हाँ यहाँ पे आप देखो, गरीब और विकासशील देशों में कीटनाशक प्रयोग के फसलों के जानपदिक रोगों की समस्या का समाधान हो जाता है और खाद्य समस्या कुछ हद तक दूर हो जाती है। मतलब बात वही कह रहा है, क्लियर। और यहाँ पे लास्ट लाइन आप देखो क्या कह रहा है, लास्ट लाइन आपसे कह रहा है गरीब और विकासशील देशों में प्रायः कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागत की अवहेलना कर दी जाती है। गरीब और विकासशील कहने का मतलब इसने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि सभी हैं। यहाँ पे ये लाइन इसने नहीं इंक्लूड की कि बहुत से, सब में नहीं, बहुत से। यहाँ पे ये लग रहा है कि सब है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्लियर। अब आपने ये चीज़ देख लिया। दूसरा आपको क्या है, ऊपर वाली लाइन जानपदिक रोग, यहाँ पे वर्ड आ गया और आपने यहाँ पे भी देखो जानपदिक रोग वर्ड पढ़ लिया है, यहाँ पे पढ़ा है ना। अथवा जानपदिक रोग के आसार इतने भयावह हैं कि सामाजिक लागत की अवहेलना करनी पड़ती, क्लियर। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ठीक है भाई साहब, आपने यहाँ पे बातें बोल दी। और यहाँ पे देखो कीटनाशक जो अल्पस्थायी हो, जैव निम्नीकरण हो और कीटों पर अधिक सदा हुआ लक्ष्य बांध सके, ये तो विकसित करने की बात है बाद में आगे चल के, ये आपसे नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया, क्लियर। कौन सा बताइए? सी, यानी कि केवल 2 आपका सही है। तीसरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ड गरीब और विकासशील देशों की बात की है, यहाँ पे आपको बहुत से देशों की बात नहीं की है, जो यहाँ पे इसने कर दी। बहुत से गरीब देशों में सन्निकट मतलब भविष्य में सामूहिक भुखमरी आने की, ये बात यहाँ नहीं कर रहा, इसलिए आपका ऑप्शन गलत है। समझ गए? चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। इस परिच्छेद का क्या तात्पर्य है? रासायनिक कीटनाशकों के विकल्पों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नंबर 2, रासायनों का, यहाँ पे ध्यान देना पहली लाइन ही गलत दे रहा है। रासायनिक कीटनाशकों के विकल्पों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। रासायनिक कीटनाशकों के विकल्पों को मतलब रासायनिक कीटनाशक के अलावा अन्य विकल्पों को प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्लियर। दूसरा, रसायनों का अत्यधिक प्रयोग पारिस्थितिक तंत्र के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तीसरा, कीटनाशकों में सुधार और उनके प्रयोग को धारणी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई ये तो गलत हो गया। अब यहाँ रुकना थोड़ी देर, हमें अगर वैसे होता तो हम बी को सॉल्व करते, बी को सही लगाते, समझना, पहले को गलत कर देते, पहले को गलत कर देते, बी को सही करते। बट हमें ऑलरेडी दे दिया है कि उपयुक्त कथन ए तथा बी दोनों सही हैं, तो मतलब इसका चांस क्या है? डी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हद तक तो बात कह देता है कि हमें पूरी तरह से रासायनिक कीटनाशकों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उनके विकल्पों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हालांकि अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, मतलब 2 एक ही परिच्छेद के अर्थों को लेकर नहीं पूछेगा, क्लियर। तो जब 2 आपसे नहीं पूछेगा तो आपको एक ही लगाना पड़ेगा, और अगर एक की यहाँ बात होती तो हम बी को ही लगाते, समझ गए, बाकी इसको नहीं लगाते। क्यों लगाते? तो आप ऐसे देखो, एक तो यहाँ पे इतनी सारी बीमारियों की बात कर रहा है, दूसरी यहाँ पे ये इससे प्रॉब्लम्स जो आएंगी बीमारियों की उसकी बात कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी लगाते, समझ गए। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। साथ ही आज के हम 2011 के पूरे पैसेज कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने लगभग 9 क्वेश्चन 2012 के भी कंप्लीट कर लिए। अब लगभग अगले पार्ट में हमारा 2012 भी कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। अर्थात डे 5 में 2012 के सभी क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंशन के हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा मिलते हैं फिर अपने अगले पार्ट में, यानी कि डे 5 में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।